नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं और आज हम बात करेंगे जो जो नियम हैं, 3 जो हमारे क्रिमिनल लॉज नए बने हैं उनमें से एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको पहले कहते थे इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसमें क्या बदलाव हुए हैं इसकी आज हम चर्चा करेंगे। अभी जो चल रहा है वो एक्ट जो है 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसको बदलेगा। और मैं इस लेक्चर में प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से इसको समझाऊं। हालांकि ये जो एक्ट है इसको सबसे मुश्किल माना जाता है और उसका कारण ये है कि ये ही हमें सबूत बताता है। कौन से सबूत हैं, उन सबूतों की क्या कीमत है, ये सब इस साक्ष्य अधिनियम में है। साक्ष्य यानी कि जो एविडेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैं मोटे तौर पे ये कहूँगा कि आप ये मान के चलें कि मोटे तौर पे एक ही बदलाव इसमें महत्वपूर्ण है। और वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या डिजिटल एविडेंस, जिसको इसमें जोड़ा गया है। ये ही महत्वपूर्ण है, या इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं, जो और प्रक्रियाएं हैं, उनको किस तरह से उनमें परिवर्तन होगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहली बात कि केवल इसमें जो है आप एक चीज़ अभी याद रखें, वही महत्वपूर्ण है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो इसमें प्रमुखता से उसकी बात की गई। अब जब हम ये बात कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि साहब इसका तो पहले भी जो एविडेंस एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके कुछ जोड़ा गया था। बिल्कुल जोड़ा गया था, और जो जोड़ा गया था उसका तो अपना ही एक अलग वजूद बन गया था। वो अपने आप में एक अलग एविडेंस बन गया था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पहले था, जिसमें हम कंप्यूटर कहते थे, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई, जैसे सेमी कंडक्टर मेमोरी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब सेमी जो कंडक्टर को मोटे तौर पे कहें तो जिस भी डिवाइस में ये है वो इसमें जुड़ गया। अब आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें सेमीकंडक्टर है, तो मोबाइल फ़ोन पे जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। कम्युनिकेशन डिवाइस जो इन बिटवीन बफर में रहता है,
यहाँ से वहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बीच के जितने भी सर्वर है और चीज़ें हैं जो कम्युनिकेट कर रही हैं, जो भी डिवाइसेस है वो सब इसका हिस्सा अब हो गए, केवल कंप्यूटर नहीं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल फ़ोन जो है ज़्यादा है, हर वक्त जेब में होता है, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, फट से निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। इस पे ईमेल भी आ रहा है, इस पे आप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, इस पे आप वीडियो भी बना रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कैटेगरी में आता है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि भाई अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये कंप्यूटर तक महदूद नहीं रहा है, अब ये इसका विस्तार हो गया है, इसका जो स्कोप है वो बढ़ गया है। अब कहीं भी सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में है। और मैंने बताया आपको उदाहरण मोबाइल फ़ोन। तो एक तो ये इसमें बड़ा बदलाव है। दूसरी बात कही कि पहले एक सेक्शन होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में 45A, उसको ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि कुछ ऐड किया था। ऐड ये किया था कि भाई जैसे और चीज़ों के ऊपर एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय देते हैं और उनकी राय जो है कोर्ट में मान्य है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें थी उनसे रिलेटेड जो एक्सपर्ट की राय थी वो उनमें शामिल नहीं थी। वो 45A में एक नया प्रोविज़न पिछले पुराने एक्ट में किया गया था, उसको अब बदल दिया और बदल के अब औरों के साथ ही इसको 39BS से यानी कि 39BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जैसे और एक्सपर्ट हैं और सब्जेक्ट के और क्षेत्रों में, उसी तरह से ये भी होगा। इसको कोई अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको सबसूम कर दिया है, उसके साथ जोड़ दिया है। अब 39 जो सेक्शन है वो सब के लिए ही एप्लीकेबल है। कंप्यूटर के लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एविडेंस की। पुराना जो एविडेंस एक्ट था उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब डाला गया तो उसको अलग से एक कैटेगरी दे दी, अलग ही कैटेगरी थी। ना तो वो ओरल एविडेंस में था और ना डॉक्यूमेंट एविडेंस में था, तो उसकी कैटेगरी अलग थी और उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते थे। तो मोटे तौर पे आप समझें कि 3 तरह के एविडेंस पहले होते थे। नंबर 1 ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक एविडेंस है, जो गवाही देते हैं, कोर्ट में आता है एक आदमी गवाही देता है तो वो ओरल एविडेंस कहते हैं, जो उसने मौखिक रूप से कोर्ट में जज साहब को कहा कि साहब ऐसे ऐसे हुआ, फिर वो अपना बयान दर्ज कराता है, फिर उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, तो वो ओरल एविडेंस है। और दूसरा हुआ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को भी एविडेंस माना गया। अब दस्तावेज है, आपके पास में पावर ऑफ अटॉर्नी है, आपके पास रजिस्ट्री है, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर है, किसी का बॉन्ड है, एग्रीमेंट है और कुछ लिख के दिया है, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेज के एविडेंस थे। और दोनों को
प्राइमरी एविडेंस में अगर ये ओरिजिनल हैं तो रखा गया था। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी की वैल्यू ज़्यादा होती है, प्राइमरी ही डिसाइड करता है, या सेकेंडरी है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है डॉक्यूमेंट के उसमें कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। ओरिजिनल है या नहीं है। ओरिजिनल होगा तो प्राइमरी, और ओरिजिनल नहीं है डॉक्यूमेंट, मान लिया जाए कॉपी कर ली, तो ये सेकेंडरी है। ओरिजिनल की कॉपी सेकेंडरी है, ओरिजिनल प्राइमरी है। ये बात समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही ओरल एविडेंस में भी जैसा आदमी जो चश्मदीद गवाह है, जिसने देखा है, वो प्राइमरी है, और जो किसी तरह से दे रहा है एविडेंस तो वो उसको प्राइमरी हम नहीं कह सकते। तो ये दो कैटेगरी, और इसमें तीसरी कैटेगरी जब जोड़ी गई तो उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। जो यही सब जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर के ऊपर है, ये है, मैं अभी पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो वो तीसरी कैटेगरी थी पुराने नियम में, पुराने एविडेंस एक्ट में। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो थी, कुछ मतभेद थे, कुछ वाद विवाद थे। शुरू में कहा गया कि साहब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो तो सेकेंडरी एविडेंस है, प्राइमरी नहीं है। ये जो है सेकेंडरी एविडेंस है। चलता रहा कि तो सेकेंडरी एविडेंस है। बाद में एक कोर्ट का डिसीजन आया, अनवर वर्सेस बशीर। उसमें कहा भाई ये कैसे हो सकता है सेकेंडरी एविडेंस या प्राइमरी एविडेंस, जो भी आपकी डेफिनेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी की, ये तो वो नहीं है, ये तो तीसरी कैटेगरी है, क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई इसका औरों से कोई मतलब नहीं है। तो ये अलग ही कैटेगरी है, उसका आप डिसाइड करें क्या करना है, क्या इसकी वैल्यू होगी। तो ये बात कही गई तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। पहले सेकेंडरी, फिर इसके बाद में इसकी अपनी अलग से ही कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। अब इसमें जो था, अलग से जो प्रोविज़न किए गए थे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में पिछले नियम में, वो था सेक्शन 65A और सेक्शन 65B। और उसमें कह दिया कि भाई ये तो अलग है, तो ये चलता रहा। 65B के बारे में आप लोग मुख्य तौर से ये जानेंगे, और बहुत सारे मेरे मित्रों को पता होगा कि 65B में एक सर्टिफिकेट देते थे कि भाई जो ये मैंने ही निकाला है ये डॉक्यूमेंट, और ये इसके ऊपर हार्ड डिस्क के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन थी वगैरह वगैरह। तो उसका एक 65B का सर्टिफिकेट भी होता था। तो 65A और 65B जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें इसका जिक्र था, और अलग से था, ये कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में शामिल नहीं था। मैं ये बातें आपको आस्ते आस्ते बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या है, पहले जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था और अब जो है उसमें जो नया जो नियम है BSA, उसमें क्या है। तो अब हम इनकी बात करें तो एक एविडेंस एक्ट में सेक्शन होता था 62। अब उसकी जगह सेक्शन 57 आ गया BSA, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उन दोनों में फ़र्क क्या है?
फ़र्क है कि जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, लॉ में स्पष्टीकरण भी होते हैं कि ये ऊपर उसकी लैंग्वेज आ गई कि लॉ ये है, इस सेक्शन का वर्डिंग शब्द ये हैं, और उनको स्पष्ट करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन नीचे दिए जाते हैं जिसको उसका ही हम हिस्सा मानते हैं और उसको देखते हैं। तो इसमें मोटे तौर पे अब हम देखें कि क्या बदलाव हुए। ये बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हैं यहाँ पे। अगर हम एक्सप्लेनेशन नंबर 4 देखें 57 BSA का, 57 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चौथा हिस्सा देखें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें मैं एक आम इंसान के लिए भी कह रहा हूँ और जो मेरे भाई प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। अब प्राइमरी एविडेंस वहाँ क्या था? एक प्राइमरी एविडेंस है, किसी की रजिस्ट्री हुई, एक डॉक्यूमेंट है, जो भी है उसका एक डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल है, वो उसका प्राइमरी है। अब यहाँ इन्होंने कहा भाई अब अगर आप ये सेमीकंडक्टर मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके आओगे तो आपको बहुत कुछ चेंज भी करना पड़ेगा। अब इसमें जो चेंज किया वो ये कि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक से ज़्यादा जगह यदि उसी समय पे एक ही समय पे दर्ज हो रहा है, भाई मान लिया जाए उसी वक्त मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल के अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल से कोई लीड जाके उसका कंप्यूटर पे भी हो रहा है, या कहीं कोई क्लाउड है या कहीं हो रहा है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये सब जगह एक ही साथ वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है एक ही साथ। तो सवाल उठता है कि साहब ये इनमें से ओरिजिनल कौन सा होगा? ये तो 10 जगह हो रहा है, तो इसमें ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको किसको माना जाएगा? क्योंकि ओरिजिनली तो प्राइमरी बनेगा। अब यहाँ तो बहुत सारे हो जाए, तो उसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, और वो स्पष्टीकरण ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 यानी कि 4 में सेक्शन 57 जो BSA है उसमें स्पष्ट किया गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक से ज़्यादा जगह रिकॉर्ड हो रहा है एक ही साथ, तो वो जितने भी जगह रिकॉर्ड हो रहा है वो सबको ओरिजिनल माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी चीज़, कोई भी रिकॉर्डिंग, अब यहाँ थोड़े तौर पे मान लिया जाए वीडियो रिकॉर्डिंग मान लो, एक जगह से एक कैमरे की फीड जा रही है बहुत सारी जगह, या मान लिया जाए कि एक फीड दिल्ली में है उसी कैमरे की, एक फीड बॉम्बे में है, एक मद्रास में है, अलग अलग जगह रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो वो रिकॉर्ड हो रहा है साथ के साथ, वर्ड है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, एक ही साथ, यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो कौन सा ओरिजिनल होगा? यहाँ पे इस नए नियम में ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि वो सारे के सारे जिसमें एक साथ रिकॉर्ड हो रहा है वो सब ओरिजिनल है रिकॉर्डिंग, और सबको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। इसको इस तरह से समझने की आवश्यकता है। अब हम आगे चलें, यदि एक्सप्लेनेशन 5 की बात करें, स्पष्टीकरण 5 जो कि सेक्शन 57 BSA का है, तो वो कहता है कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस है जब तक कि कोई आदमी उसको डिस्प्यूट ना करे,
वो कहता है कि साहब जो स्पष्टीकरण है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड हुआ है उस बारे में ओरिजिनल, वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा जब तक कि कोई उसको डिस्प्यूट ना कर दे। वो कहता है साहब ऐसे नहीं, वो तो नहीं साहब ये तो रिकॉर्डिंग इसकी ऐसे है, गलत है, गलत है। अब जो डिस्प्यूट कर रहा है उस चीज़ को, जो उसके कहता है कि ये गलत है, तो ये जो आदमी जिसने ये एविडेंस दिया है उसको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये साबित करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो दूसरा जो इसको मान नहीं रहा है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि साहब ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इसको कहते बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ कि प्रूव करने का बर्डन यानी कि बोझ किसके ऊपर है? उसके ऊपर जो उसको मान नहीं रहा है, उसके नहीं जो प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि जो जिसने उसको नहीं माना वो करेगा। 57 सेक्शन का बीएसए का। अब जो 6 है एक्सप्लेनेशन 6 57 का, जैसे उसमें कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब जगह हो रहा है, ऐसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी जैसा मैंने उसमें उदाहरण भी दिया था, तो वो अगर एक से ज़्यादा जगह हो रही है तो वो सारी प्राइमरी एविडेंस उसको माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 7 स्पष्टीकरण 7 सेक्शन 57 का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण ये है कि एक ही डिवाइस है, यानी कि एक ही मशीन है, एक ही कंप्यूटर या एक ही चीज़ है। अरे भाई एक पे भी तो एक से ज़्यादा जगह वो रिकॉर्ड हो सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक डिवाइस पे एक ही जगह होगा। तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा कि कौन सा प्राइमरी एविडेंस है? उसके लिए भी यही कहा गया कि अगर एक साथ एक डिवाइस में भी एक चीज़ में भी अलग अलग रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ, तो वो जितनी भी जगह हो रहा है वो सब प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। मान लिया जाए आप MS वर्ड में कुछ कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अब उसमें लाइट चला जाए, किसी तरह सोर्स चली जाए, तो बफर में रह जाता है जो उसकी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की और सेकेंडरी पे है, तो दोनों ही ओरिजिनल हैं। ये नहीं माना जाएगा कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है ये है। तो एक डिवाइस पे भी अगर अलग अलग हो रहा है तो भी वो सभी प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। तो ये सेक्शन 57 के बारे में हमने बात की। अब एक बड़ा भारी बात यह है कि सेक्शन 61 बीएसए कहता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसकी जो एडमिसिबिलिटी है, यानी कि इसकी मान्यता जो है वो किसी भी तरह से जो दूसरा एविडेंस हैं डॉक्यूमेंट उससे अलग नहीं, उससे अलग नहीं है, उतना ही है। क्योंकि हमने अब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी जो मैंने जैसे बता रहा था कि उसकी तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी ख़त्म कर दी और डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना दिया। अब जो नया नियम है उसमें 2 ही कैटेगरी हैं, एक ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तीसरा जो कंप्यूटर एविडेंस है उसको ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म करके और डॉक्यूमेंट्री उसमें डाल दिया। जो डॉक्यूमेंट है उसी में ये भी शामिल है। तो अब जो है जब हम डॉक्यूमेंट कहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो और दस्तावेज हैं ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी उसमें शामिल होगा। तो जब ये
उसको डॉक्यूमेंट ही हमने मान लिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो उसके लिए अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आवश्यकता है ही नहीं तो उसका जो असर है वो ऐसे ही होगा, वो अलग से नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हमने बात करी। पहली बात जो मुख्य रूप से करी वो की कि जो मुख्य चेंज हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में मुकाबले में जो जो इंडियन एविडेंस एक्ट होता था 1872 का, उसमें और इसमें जो फ़र्क है, उसमें मेन फ़र्क जो है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहले भी था पर उसको अलग से मेंशन किया गया था, इसलिए बात करते करते उसके 3 एविडेंस हो गए थे, 3 तरह के। अब इसको जो इसमें किया गया है, डॉक्यूमेंट जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें आपका डॉक्यूमेंट हम कहेंगे तो जो आपके मोबाइल पे है वो भी है, कंप्यूटर पे है वो भी है, या और डिवाइस पे है जो स्टोर करती है, रिकॉर्ड करती है, क्रिएट करती है, तो उसमें भी है। और जो एक्सप्लेनेशन दिए गए मोटे तौर पे वो ये हैं कि अगर एक से ज़्यादा जगह रिकॉर्डिंग होती है या इलेक्ट्रॉनिक से रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो वो सब एक जैसे ही हैं, प्राइमरी एविडेंस कहा जाएगा। जबकि अगर आप पेपर एविडेंस दूसरे देखें तो उसमें डॉक्यूमेंट एक ही है, उसमें एक है। इसमें फ़र्क ये है कि एक से ज़्यादा भी ओरिजिनल हो सकते हैं। तो ये मोटे तौर पे इसमें बदलाव है। अब एक छोटा सा डिस्प्यूट है, उसकी भी बात कर लें। वो डिस्प्यूट है कि एक जो सेक्शन होता था 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसको अब 63BS से कर दिया गया है। 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भाई, जब आपने उसको डॉक्यूमेंट की तरह मान लिया तो अब उसको अलग से सर्टिफिकेट देने की या इसकी आवश्यकता क्या है? ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है इस नए अधिनियम में, और सरकार को चाहिए कि इस कन्फ्यूजन को दूर करे, या फिर जब ये लागू होगा तो जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, वो इस पे कुछ व्यवस्था देंगे तो ये बात क्लियर होगी। अब आपने उसके बराबर भी मान लिया और अलग से फिर से एक चीज़ जोड़ दी कि भाई इसमें सर्टिफिकेट जो है वो ऐसे ही होगा जैसे पहले, क्योंकि जो 65B है और जो 63BS से है, इन दोनों में लैंग्वेज में कुछ भी फ़र्क नहीं है पुराने और नए में, बल्कि बस एक थोड़ा सा चेंज ये किया है कि उसमें जो फॉर्मेट था, फॉर्म जो सर्टिफिकेट का था वो डिसाइड नहीं था, इसमें इन्होंने शेड्यूल में दे दिया। बस इतना सा फ़र्क किया है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको भी, ये भी डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। जब हम नए नियम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिनको क्लैरिफाई करना चाहिए। तो आज मैंने मोटे तौर पे आपको भारतीय साक्ष्य नियम में क्या बदलाव हुए हैं उनको बड़ा संक्षिप्त में और सरल भाषा में समझाया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की उपयोगी जो सूचनाएं हैं वो आपको देता रहूँगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता रहूँगा। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।